तो कैसे है बच्चा पार्टी। आज मैं फिर से आपके लिए एक पेपर लेके आ चुका हूँ जो कि 2025 का पेपर है बोर्ड का। तो चलिए आज इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले आप एक बार पूरा पेपर एक्सप्लोर कर लीजिए पेपर में क्या क्या है। अभी थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज हो गया है क्योंकि अब जो पेपर पैटर्न बनेगा वो सब्जेक्ट वाइज बनेगा। जैसे पहले बायोलॉजी, फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री। इसके अंदर सारे क्वेश्चंस जो है वो मिक्स फॉर्म के अंदर है, इसलिए मैंने सब क्वेश्चंस जो बायोलॉजी के हैं वो सेपरेट आउट कर लिए हैं। तो एक बार आप सब क्वेश्चन को देख लीजिए और इसके अंदर एमसीक्यूज़ और असर्शन रीजनिंग, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस ये सब इंक्लूडेड है। तो एक बार क्वेश्चंस देखते चलिए, फिर अपन बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सेपरेट आउट कर लेंगे और उनको सॉल्व आउट करते चलेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी। अगर किसी को पेपर की रिक्वायरमेंट है तो वो मेरे से पेपर ले सकता है, मेरे पास पेपर अवेलेबल है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन। जो बायो के जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने इसमें सेपरेट आउट कर लिए हैं पहले से। ठीक है, तो सभी के आंसर्स उनके नीचे मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि ये सारी मेहनत मैंने आपके लिए कर रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एमसीक्यू जो हमने पहला एमसीक्यू है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय। तो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कौन रेगुलेट करता है? कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन स्टोमेटा, टेम्परेचर इन गार्ड सेल्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन स्टोमेटा एंड अमाउंट ऑफ वाटर इन गार्ड सेल्स। तो राइट आंसर है अमाउंट ऑफ वाटर इन गार्ड सेल्स, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो गार्ड सेल का शेप होता है वो बीन शेप होता है, किडनी शेप होता है। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज डिपेंड्स अपॉन गार्ड सेल्स. When the guard cells are turgid, it become open during the daytime. When the guard cells are flaccid, it become closed during the नाइट टाइम्स। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस पर। डे टाइम पर एंडो ऑस्मोसिस होगा और नाइट टाइम पर यहाँ पर एक्सो ऑस्मोसिस होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, अगर आपको इसको मैकेनिज्म को और अच्छे से समझना है तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7, 1 सेल थिक ब्लड वेसल्स आर नॉन एज। तो यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है वो एक सेल थिक वाला ब्लड वेसल कौन सा होता है जिसमें बहुत ही थिन ब्लड वेसल्स होता है? तो इसमें एल्वुलाई, कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स। तो राइट आंसर है बच्चों कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होता है वो 1 सेल थिक होती है जहाँ से डिफ्यूज़न होता है। ठीक है, आर्टरी से डिफ्यूज़न नहीं हो सकता क्योंकि आर्टरीज आर थिकर। वेन्स में भी थिकर वॉल होती है, एल्वुलाई में भी थिकर होती है, बट कैपिलरीज जो होती है वो 1 सेल थिक होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कैपिलरीज है। ठीक है, कैपिलरीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल, जिसको अपन एंडोथीलियम भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्जर्व द गिवन फिगर ए और बी। यहाँ पर दो आपको फिगर दे रखे हैं। एक छुई मुई का है, सेंसिटिव प्लांट इज टच्ड, इट्स लीफ फोल्ड, दिस इज़ ड्यू टू। तो ये छुई मुई का जो प्लांट है इसको टच करते ही इसकी जो लीफ है वो फोल्ड हो जाती है। वो किस वजह से हो रही है? फर्स्ट हार्मोनल इफेक्ट, सेकंड थर्मल इफेक्ट, सी है चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल और डी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो बच्चों में पता है छुई मुई के अंदर जो मूवमेंट होता है वो थिग्मोनास्टिक मूवमेंट है। और नास्टिक मूवमेंट किसकी वजह से होता है? ड्रॉप इन टर्जर प्रेशर की वजह से। तो यहाँ पर जो टर्जर प्रेशर में फॉल होने की वजह से वाटर का लॉस होता है और वाटर का लॉस होने की वजह से सेल यहाँ पर क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है और ड्रूप हो जाती है, जिसकी वजह से लीफ ड्रूप आपको नज़र आएगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है बच्चों वो है सी, चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल। बिकॉज जब भी अपन इसको टच करते हैं तो ये जो टच होता है इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी की हेल्प से वाटर को ड्रॉप कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रायोफाइलम प्रोड्यूस न्यू प्लांट थ्रू। ब्रायोफाइलम जो होता है उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? तो हम सभी को पता है कि ब्रायोफाइलम के अंदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें आता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन लीफ
है ना, एग्जाम्पल भी अपन को पता है ब्रायोफाइलम होता है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है बी। वेजिटेटिव बर्ड्स बनती है, कहाँ से बनती है, लीफ से बनती है। लीफ की जो नॉचेज होती हैं मतलब कि मार्जिन, तो जब जैसे ही लीफ ब्रेक होती है तो लीफ से वेजिटेटिव रूट्स ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं, और वेजिटेटिव रूट्स ग्रो करके एक बर्ड का फॉर्मेशन करती है, और उसी बर्ड से एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो ब्रायोफाइलम को हमेशा आपको याद रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये, अभी तो चलो इसमें एमसीक्यू की फॉर्म में आया है, कई बार ये एग्जाम्पल में क्वेश्चन सिंगल मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ जाता है। गिव द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विच ओरिजिनेट फ्रॉम द लीफ। तो लीफ से कौन सा प्लांट ओरिजिनेट होता है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर ब्रायोफाइलम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल डिवीजन इज हाफ। दिस काइंड ऑफ सेल डिवीजन इज ऑब्जर्व इन। तो जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिस सेल डिवीजन में हाफ हो जाते हैं, उस सेल डिवीजन कहाँ पर होता है? तो सेल डिवीजन बच्चों दो तरीके के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल रहते हैं, जबकि मियोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। और मियोसिस सेल डिवीजन कहाँ पर होता है बच्चों? यस, मियोसिस सेल डिवीजन होता है गोनैड्स में। गोनैड्स क्या हैं? ओवरी एंड टेस्टिस। ओवरी और टेस्टिस में क्या बनता है? ओवरी और टेस्टिस में बनते हैं गैमेट्स, और गैमेट्स के अंदर होते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसलिए यहाँ पर ओवरी एंड टेस्टिस बोथ आर गोनैड्स। तो यहाँ पर और जो राइट आंसर आएगा वो आपका बी है। ठीक है, ऑल ऑफ द सेल ऑफ द बॉडी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ द बॉडी सेल्स के अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, और माइटोसिस सेल डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं बच्चों? कांस्टेंट रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर याद रखिएगा। चलो ठीक है, बताइए ओवरी और टेस्टिस में जो गैमेट्स बनते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? ठीक है, मेरे को रिप्लाई करते रहिए नीचे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 16। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप कंटेनिंग ऑल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस होते हैं जिन पे बैक्टीरियल एंजाइम वर्क नहीं करते हैं, या फंगल एंजाइम वर्क नहीं करते हैं, या जिन पे डिकम्पोजर्स वर्क नहीं कर पाते हैं, जिनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है ना। तो आप देखिए, ए लेदर, ग्लास, प्लास्टिक, बी है कॉटन, वुड, नायलॉन, सी है डीडीटी, पॉलिस्टर एंड ग्लास, और डी है यहाँ पर लेदर, सिल्क एंड वुल। तो यहाँ पर जो पूरा ग्रुप आपको आइडेंटिफाई करना है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो एक तो डीडीटी, पॉलिस्टर और ग्लास, ये जो है इनको अपन डिकम्पोज नहीं कर सकते। अगर हम ए ऑप्शन को देखें तो इसमें लेदर है जो डिकम्पोज हो सकता है, बी ऑप्शन को देखो तो इसमें कॉटन है। ठीक है, तो राइट आंसर इज़ अ सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं असर्शन रीजनिंग में। अ मैंगो सीड विल जर्मिनेट टू फॉर्म मैंगो ट्री। राइट, बिल्कुल सही बात है, जो गुठली से आम ही बनेगा। रीज़न क्या है? हेरिडिटी डिटरमाइंस द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलीबली इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। बिल्कुल सही है, तो असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। ठीक है, तो जो असर्शन है वो यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि भैया जो मैंगो की गुठली होगी है, सीड जो होगा उसके अंदर जो डीएनए होगा वो मैंगो ट्री का ही होगा, और उससे मैंगो ट्री ही बनेगा। तो असर्शन और रीज़न बोथ आर ट्रू, एंड असर्शन इज़ रीज़न इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो इन पे थोड़ा सा आपको फोकस करते हुए चलना है, जल्दी से आपको भावुक होकर के एकदम से टिक नहीं करना है। पहले आप चीज़ों को समझिए, असर्शन क्या बोल रहा है और रीज़न क्या उसका सच में एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो अब जा कर के आप इसको क्वेश्चन को कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों के एमसीक्यू और असर्शन रीजनिंग में ही मिस्टेक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट असर्शन रीजनिंग अपन देखते हैं। एनिमल विल नॉट गेट एनर्जी इफ़ दे ईट कंज्यूम कोल एज। रीज़न क्या है? स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर ब्रेक डाउन ऑफ पर्टिकुलर फूड। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो एनिमल्स है वो उनको एनर्जी नहीं मिलेगी कोल से। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ पर्टिकुलर फूड, और कोल के लिए हमारी बॉडी में कोई भी एंजाइम यहाँ पर नहीं होता है कोल को डिग्रेड करने के लिए।
तो यहाँ पर जो रीज़न है और असर्शन है दोनों क्या है, यहाँ पे ट्रू है, एंड रीज़न इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपको इसको सोच के समझ के टिक करना है। ठीक है, जैसे कि ऊपर वाली लाइन जो है वो बिल्कुल उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो सिमिलर नीचे होना चाहिए। भाई जैसे इसने बोला कि ऊपर जो कोल है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके लिए हमारे पास कोई एंजाइम ही नहीं है। सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। नेम द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अच्छा, ह्यूमन ब्रेन में हाइंड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं बच्चों? यस, सेरेबेलम, पॉन्स, वेरोलाई एंड मेडुला ओब्लंगेटा। ये हमने पढ़ रखा है अच्छे तरीके से। विच पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन कौन सा पार्ट ब्रेन का कंट्रोल करता है? जैसे ब्लड प्रेशर एंड सलाइवा। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो मेडुला होता है, मेडुला ओब्लंगेटा, इसके अंदर 4 सेंटर होते हैं, राइट। कौन कौन से सेंटर है बच्चों? कार्डियक सेंटर जो क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा, है ना। पैरास्टालिटिक सेंटर होता है। इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये जो मेडुला ओब्लंगेटा है, इट्स कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड सलाइवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अ सीड। सीड कोट का क्या फंक्शन होता है, कॉटलीडॉन्स का क्या फंक्शन होता है, रेडिकल का क्या फंक्शन है, प्लूमल का क्या फंक्शन है, और इन दोनों में से ऑप्शन दे रखा है आपको, दोनों 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। राइट द मेन स्टेप ऑफ कल्चर ईस्ट इन द लेबोरेटरी। तो फर्स्ट का आंसर है बच्चों, वन फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द सीड। सीड कोट प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम द डैमेज एंड ड्राइंग से प्रोटेक्ट करता है। कॉटलीडॉन्स के अंदर स्टोरेज ऑफ फूड होता है जो जर्मिनेशन में हेल्प करेगा। रेडिकल्स जो होती है वो फ्यूचर रूट बनाएगी। प्लूमल जो होता है वो डेवलप होगा किसमें, फ्यूचर शूट में डेवलप होगा। नाउ जो ईस्ट को लेबोरेटरी में बनाने का जो कल्चर होता है, मेन स्टेप ऑफ कल्चर ईस्ट इन द लेबोरेटरीज। प्रिपेयर द न्यूट्रिएंट मीडियम, सबसे पहले अपन को शुगर सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, उसको स्टेरलाइज करना पड़ेगा। देन इंक्यूबेट द मीडियम विद द ईस्ट एंड कीप इट इन द वार्म प्लेस फॉर ग्रोथ। तो उसके अंदर अपन को ईस्ट डालनी पड़ेगी। जैसे आपने देखा होगा कि ईस्ट के लिए अपन क्या करते हैं, अपने पास ईस्ट का एक सॉल्यूशन होता है, पाउडर आता है, वो अपन डाल करके उसमें उस ईस्ट को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और ईस्ट में क्या होता है बताना जरा, बडिंग। यस, चलो नेक्स्ट देखते हैं। डिफाइन हार्मोन। हार्मोन को डिफाइन करना है बच्चों। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर द स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी बनाती है। इट्स सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम इन वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी। इट रेगुलेट द स्पेसिफिक एक्टिविटी और टारगेट ऑर्गन्स और टिश्यू को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है ना, और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन प्रीसियस क्वांटिटी। बहुत प्रीसियस क्वांटिटी में हार्मोन सिक्रेट होते हैं। वी हैव feedback mechanism through which this is done. This is with the help of an example justify the statement. तो इसके अंदर आपको क्या करना है, फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में समझाना है। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि हार्मोन मस्ट बी सिक्रेटेड इन प्रीसियस क्वांटिटी बिकॉज एक्सेस ऑफ डेफिशिएंसी कैन डिस्टर्ब द नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। तो हार्मोन्स अगर ज़्यादा सिक्रेट होंगे तो भी डिजीज़ कॉज करेंगे, कम सिक्रेट होंगे तो भी डिजीज़ कॉज करेंगे। सो इनका इक्वल क्वांटिटी या प्रीशियस टाइम के अकॉर्डिंग रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वजह से जो इसको मेंटेन करता है, द बॉडी मेंटेन्स दिस बैलेंस थ्रू द फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इसको क्या करती है, मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है। जैसे एग्जांपल के लिए अपन यहाँ पर एग्जांपल इंसुलिन का भी ले सकते हैं। अब ये यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिया है वो थायरॉक्सिन हार्मोन का लिया है कि जैसे थायराइड ग्लैंड्स जो होती है, इट सीक्रेट द थायरॉक्सिन हार्मोन विच रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है। व्हेन थायरॉक्सिन लेवल इन द ब्लड डिक्रीज, जैसे डिक्रीज होता है थायरॉक्सिन लेवल, द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज TSH, और पिट्यूटरी ग्लैंड दोबारा से TSH रिलीज करती है। इसको हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट द थायराइड टू प्रोड्यूस द मोर थायरॉक्सिन। व्हेन द थायरॉक्सिन लेवल बिकम नॉर्मल और हाई, secretion of TSH is reduced then and thyroxine production decrease हो जाएगा। Thus through this negative feedback mechanism body maintain the correct level of hormone। तो बॉडी जो होती है वो हार्मोन्स को बैलेंसली रिलीज़ करती है ताकि आपका उसके ऊपर कोई बैड इम्पैक्ट भी ना पड़े और ज़्यादा क्वांटिटी में हार्मोन रिलीज़ भी ना हो। ठीक है, तो इसी को अपन फीडबैक मैकेनिज़्म बोल देते हैं। और फीडबैक मैकेनिज़्म में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म और एक होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म जो है वो एक्सेलरेशन है, मतलब कि जो इंक्रीज़ करेगा हार्मोन को, और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म जो है वो सप्रेसर है, जो कि
हार्मोन्स की क्वांटिटी को क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज़ करेगा, है ना। तो इस तरीके से बॉडी के अंदर हार्मोन्स जो है वो बैलेंसली क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं, ताकि उनका बैड इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर ना पड़े, क्योंकि हार्मोन्स एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा या कम होने से डिजीज़ कॉज हो सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। The lowest part of the ear, called as a earlobe, is closely attached to the side of the head is in some of us, जैसे फिगर नंबर में आप देख रहे होंगे यहाँ पर, नॉट इन अदर कॉल्ड फ्री लोब्स। तो ये जो ईयर लोब्स होते हैं ये कईयों के अंदर फ्री होते हैं और कईयों के अंदर ये बाउंड होते हैं। द जीन इज़ फॉर ईयर लोब्स इज़ डोमिनेंट। फ्री ईयर लोब्स के लिए जो जीन होता है वो डोमिनेंट जीन होता है ओवर अटैच ईयर लोब। फ्री ईयर लोब इज़ डोमिनेंट ओवर। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या बताना है, अ मैन विद द अटैच ईयर लोब्स मैरी a woman having the free earlobes. 50% of their children have free earlobes and 50% have attached earlobe. तो एक भैया जो यहाँ पर एक आदमी ने शादी कर ली किसके साथ में, एक वुमन के साथ में जिसके साथ फ्री ईयर लोब्स थे, और इसमें जो बच्चे पैदा हुए उनके 50% बच्चे जो है वो फ्री ईयर लोब्स वाले पैदा हुए और 50% अटैच्ड ईयर लोब वाले पैदा हुए। एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ दिस ट्रेट एंड राइट द ट्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेनी। और प्रोजेनी का यहाँ पर ट्रेट कॉम्बिनेशन भी लिखना था। तो राइट द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द फादर एंड मदर इन द अबव केस। तो यहाँ पर अबव केस में यहाँ पर फादर और मदर का जीन कॉम्बिनेशन भी लिखना है। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो फ्री ईयर लोब्स हैं वो एक डोमिनेंट ट्रेट है, बट यहाँ पर 50-50% मामला आ गया है। 50-50% मामला कब होगा, जब मे बी मैन के पास भी हेट्रोजाइगस कंडीशन हो और फीमेल के पास भी हेट्रोजाइगस कंडीशन हो। जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो दोनों कंडीशन में क्या हो सकता है, यस ये या फिर मैन हेट्रोजाइगस हो और फीमेल क्या हो, यहाँ पर होमोजाइगस हो, तब भी 50-50% चांसेस हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या चांसेस बनते हैं। तो देखिए फर्स्ट का जो आंसर है, फ्री ईयर लोब्स आर डोमिनेंट ओवर अटैच ईयर लोब्स, लेट ई जीन फॉर फ्री ईयर लोब्स इज डोमिनेंट, और स्मॉल ई जीन आर अटैच ईयर लोब्स, रिसेसिव जीन इसको कंसिडर किया गया है। द मैन हैज़ अटैच ईयर लोब्स सो हिज जीनोटाइप मस्ट बी small e. The woman has free earlobes, but since 50% of children have attached earlobes and she must be heterozygous। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों में से एक heterozygous होगा तभी 50-50% रिजल्ट आएगा। तो जब हम इनको क्रॉस कराएंगे तो अब इसमें से देखिए आप, जब इनको क्रॉस कराते हैं तो 50% यहाँ पर क्या आएंगे, यस ईयर लोब्ड वाले मतलब पैकेड ईयर लोब बाउंड ईयर लोब्स वाले आएंगे और दूसरे आएंगे फ्री ईयर लोब्स वाले। तो यहाँ पर क्रॉस अपन को किस में के बीच में कराना है, स्मॉल ई क्रॉस कैपिटल ई स्मॉल ई के बीच में क्रॉस कराना है। ठीक है, तो जब हम क्रॉस कराएंगे तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, 50% यहाँ पे आएंगे कैपिटल ई स्मॉल ई मतलब कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, और 50% यहाँ पर आएगा होमोजाइगस रिसेसिव। और यहाँ पर जो रेशो होगा वो 1:1 रेशो 50-50% रेशो है, वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और क्रॉस को किसके साथ क्रॉस कराया, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराने से ये आया है। ठीक है, तो अगर किसी को इस सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको सॉल्व करके भी बता सकता हूँ, उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द फादर एंड मदर इन द अबव केस। तो यहाँ पर अबव केस में फादर और मदर के जीन को आइडेंटिफाई करना था। तो फादर के जो जीन है वो तो क्या थे बच्चों, बोलो फटाफट, वो थे होमोजाइगस रिसेसिव, मतलब दोनों के दोनों जीन क्या निकलेंगे यहाँ पर, स्मॉल ई, और मदर के जीन क्या है, कैपिटल ई स्मॉल ई, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, तो इस वजह से प्रोजेनी के अंदर जो जीन आएंगे वो 50-50% होंगे। 50% जीन क्या होंगे, फ्री ईयर लोब्स वाले, और 50% यहाँ पर क्या होंगे, अटैच्ड ईयर लोब होंगे। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक बार घर पर ट्राई करना इसको, ठीक है, पी यूनिट स्क्वायर बना करके, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि 50% यहाँ पर फ्री ईयर लोब्स क्यों बने और 50% अटैच ईयर लोब्स क्यों बने। ठीक है, तो एक बार इसको ज़रूर कोशिश करिएगा और जितना हो सके अपने हाथ से लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि जो लिखी चीज़ें होती है वो आपको ज़्यादा याद रहेगी एज़ कम्पेयर टू लर्न। ठीक है, मेरे सॉल्यूशन में आप सीख सकते हैं, बट लिखना है आपको। बिना लिखे आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, बिना लिखे आपको कुछ नहीं आएगा बच्चों, इसलिए लिखना कंपलसरी है।
प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। राइट द एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म बाय द ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर। राइट द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ केमिकल मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। 100% बच्चों क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड में ओजोन लेयर पर, तो ओजोन को रट लो आप, 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का है, आएगा ही आएगा। तो देखिए, राइट द एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म बाय द ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। तो क्या फंक्शन होता है ओजोन का? ओजोन हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेट से प्रोटेक्ट करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं होने देता, स्किन कैंसर, आई डैमेज होने से बचाता है, जेनेटिकल म्यूटेशन होने से बचाता है, फोटोसिंथेसिस को ब्लॉक होने से बचाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन परफॉर्म करता है भाई? ओजोन लेयर परफॉर्म करती है, क्योंकि ओजोन लेयर वर्क एज ए शील्ड, एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है, राइट। नाउ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर कैसे होता है? तो मैंने आपको ये बता रखा है यहाँ पर। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का फोटो डिसोसिएशन होता है, जिससे ऑक्सीजन एटम्स बनते हैं, और ऑक्सीजन एटम वापस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ में कंबाइन होकर के क्या बना लेता है? ओजोन बना लेता है। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। और कौन सा केमिकल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ओजोन डिप्लेशन के लिए? तो जो प्राइमरी केमिकल है, जो फोकस्ड केमिकल है अपना, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो क्लोरीन कंटेनिंग आपको याद रखना है यहाँ पर, जो कि एरोसॉल में सबसे ज़्यादा यूज़ होते थे, रेफ्रिजरेटर में यूज़ होते थे, है ना। तो ये ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 35। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरियस एनिमल डिपेंड ऑन द फूड दे ईट। जस्टिफाई द स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो हमें पता है कि द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वरी इन एनिमल डिपेंड अपॉन फूड, बिकॉज हर्बीवोरस जो होते हैं दे ईट सेल्यूलोज एंड रिच प्लांट फूड which is difficult to digest, and therefore they have the longer small intestine to provide the more time and surface area for digestion and absorption. Example जैसे cow and goat। तो इनके अंदर ruminants जितने भी होते हैं, इनके अंदर long small intestine होती है, because cellulose need more time to digest, while in the carnivorous they eat the flesh which easier to digest, hence they have shorter small intestine होती है। तो मीट को डाइजेस्ट करना इजी होता है, बिकॉज उसके लिए एंजाइम्स भी अवेलेबल हैं। तो लायन और टाइगर के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है, राइट। तो omnivorous eat both plant and animals food, so their small intestine of the moderate length, जैसे एग्जाम्पल है ह्यूमन। ठीक है, तो ये आपको सबको क्लियर हो गया होगा। जस्टिफाई करने के लिए आता है, कभी कभी ये रीज़न में भी पूछा जाता है कि वाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ लॉन्गर इन हर्बीवोरस एंड शॉर्टर इन कार्निवोरस। तो ये अपन ने कई बार क्वेश्चन किया हुआ है। वैसे पेपर बहुत इजी आता है, बट अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है और आपकी राइटिंग अच्छी है, आप चीज़ों को हाईलाइट करते हुए लिख रहे हैं, आपकी कॉपी साफ़ सुथरी है, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगेन एंड अगेन मैं आपको बोलता जा रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपका परफेक्शन आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अपन देखते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ पेनक्रियाज एंड बाइल जूस। तो पेनक्रियाज का क्या रोल होता है बच्चों? द पेनक्रियाज सिक्रेट पेनक्रियाटिक जूसेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पेनक्रियाटिक जूसेस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और पेनक्रियाटिक लाइपेज। तो अमाइलेज क्या करता है बच्चों? अमाइलेज डाइजेस्ट करता है किसका? स्टार्च का। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? शुगर में। ये कहाँ पर होता है? ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का, किस में? अमाइनो एसिड में। ये भी कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लाइपेज किसका ब्रेक डाउन करता है? तो लाइपेज ब्रेक डाउन करता है फैट का, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये भी कहाँ पर होता है? यस, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट ऑल्सो कंटेन बाइकार्बोनेट आयन विच न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइमी कमिंग फ्रॉम द स्टमक। तो स्टमक से जो एसिडिक मीडियम होता है काइमी का, ये उसको न्यूट्रलाइज भी करता है, क्योंकि जितना भी पेनक्रियाटिक एंजाइम जो होते हैं वो बेसिक रीजन में ही वर्क कर पाते हैं, वो एसिडिक मीडियम में वर्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर बाइल जूस का क्या रोल होता है। तो बाइल जूस, आप बताइए ज़रा, बाइल जूस का क्या रोल होता है? इमेजिन कीजिए ज़रा। तो बाइल जूस कहाँ से सिक्रेट होता है, कहाँ स्टोर होता है? तो बाइल जूस लीवर से सिक्रेट होता है, और स्टोर कहाँ पर होगा? गॉल ब्लैडर में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन
में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करने के लिए किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। तो इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमेरियस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अपन बोलते हैं विलई। विलई जो होती है वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देती है। ईच विलस के अंदर यहाँ पर क्या होता है, नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का, मतलब कि ये वैस्कुलर पार्ट है, हाईली वैस्कुलर पार्ट है, जहाँ से डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा होगा, है ना। तो डिफ्यूज़न के थ्रू ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। दूसरा लैक्टियल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लैक्टियल्स क्या होते हैं बच्चों, लैक्टियल्स जो होते हैं यहाँ पर लिम्फ नोड्स होते हैं जिसके थ्रू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स एब्जॉर्ब होंगे। द वॉल आर थिन एंड अलाउइंग द ईजी डिफ्यूज़न ऑफ न्यूट्रिएंट। तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप एक और लिख सकते हैं, जैसे कि लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़्यादा होती है, जिससे रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीज़ होगा क्योंकि ज़्यादा टाइम मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ पेनक्रियाज एंड बाइल जूस इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो पेनक्रियाज को तो अपन ने कर ही लिया। बाइल जूस का क्या होता है, बाइल जूस जो होता है इट्स सिक्रेटेड बाय द लीवर एंड स्टोर इन गॉल ब्लेडर। इट डज नॉट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। बाइल जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि डज इट कंटेन एंजाइम, तो बाइल जूस इज़ नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम। बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है, क्योंकि इसमें बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होता है जो कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, मतलब कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करता है, जिसकी वजह से लाइपेज एंजाइम उसके ऊपर वर्क कर पाता है और उसका प्रॉपरली ब्रेक डाउन होता है। ठीक है। दूसरा, बाइल जूस जो होता है वो न्यूट्रलाइज करता है किसको, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा जो कि स्टमक से आ रहा होता है। ठीक है। तो ये बाइल जूस के फंक्शन हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। स्टेट द रोल ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन थ्रॉट। गले में जो ट्रैकिया के ऊपर जो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है उसका क्या रोल होता है। द रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द थ्रॉट। द रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द ट्रैकिया विंड पाइप। देयर रोल इज प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड टू कीप द एयर पासेज ओपन सो दैट एयर कैन मूव फ्रीली इन और आउट ऑफ द लंग ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग के टाइम पर जब अपन एयर अंदर और बाहर जाती है तो उससे क्या होगा, ट्रैकिया कोलैप्स होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ट्रैकिया को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पर एट द होल लेंथ ऑफ द ट्रैकिया देयर इज सी शेप कार्टिलेज आर प्रेजेंट। ये जो कार्टिलेज होता है ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, ये कई बार रीज़न की फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि इसका रीज़न दीजिए, वाई सी शेप कार्टिलेज आर प्रेजेंट ऑन ट्रैकिया। तो ये क्वेश्चन अपने बहुत बार किया हुआ है और इसकी भी प्रैक्टिस करते रहिएगा क्योंकि ये रीज़न वाले क्वेश्चन मोस्टली एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि रिब्स और डायफ्राम का ब्रीदिंग के टाइम पर क्या मूवमेंट होता है। तो रोल ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम ड्यूरिंग द इनहालेशन के टाइम पर, ड्यूरिंग इनहालेशन रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं। इंटरकोस्टल मसल क्या होते हैं, जो रिब के बीच में मसल प्रेजेंट होते हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। और डायफ्राम क्या हो जाएगा बच्चों, मूवमेंट और डायफ्राम क्या हो जाएगा, डायफ्राम बिकम फ्लैट एंड मूविंग डाउनवर्ड, मतलब जो डायफ्राम रहेगा वो आपका एब्डोमिनल कैविटी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और हमें पता है जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्या होगा, इनसाइड द लंग डिक्रीज़ होगा। और जैसे ही प्रेशर डिक्रीज़ होगा उस प्रेशर को फिल करने के लिए एयर जो है वो बाहर से लंग्स में एंटर करना स्टार्ट कर जाएगी। राइट। तो इसी तरीके से इनहालेशन होता है। दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज इनहालेशन। नेक्स्ट है कि वाई क्रैम्प क्यों आ जाता है मसल के अंदर, वाई डू वी गेट मसल क्रैम्प ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज। ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू मसल बिकम इनसफिशेंट। तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट द मसल्स कैरी आउट एनारोबिक रेस्पिरेशन। मसल में क्या होता है बच्चों, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है एंड प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड, जिससे मसल में लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स कॉज मसल क्रैम्प एंड पेन, जिसकी वजह से मसल में क्या आ जाएगा बच्चों, क्रैम्प और पेन आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। When a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature egg. On the reaching puberty, some of these start maturing. One matured egg is released every month by one of the ovary. The two oviduct
unite into an elastic bag-like structure known as a uterus. Write the site of fertilization in human female. तो human females में बच्चों fertilization कहाँ पर होता है? fertilization कहाँ पर होता है बताइए ज़रा? fallopian tubes, ठीक है, तो fallopian tubes is the site of fertilization. सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव द मैच्योर एंड ग्रोइंग एम्ब्रियो, एक्सप्लेन. तो यूट्रस अपने आप को कैसे प्रिपेयर करता है जब वो मैच्योर एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए जब रिसीव करता है और उसको नर्चर करता है, इसको एक्सप्लेन करना है. तो यूट्रस में जो वॉल होती है एंडोमेट्रियम लेयर, उसके अंदर एग सबसे पहले इम्प्लांट होगा, इम्प्लांट होने के बाद में प्लेजेंटा बनेगा, प्लेजेंटा जो होता है उसके अंदर एम्ब्रियो जो होगा वो फीटस में कन्वर्ट होगा, राइट. तो ये इसका आंसर है. सी है, व्हाट हैपन व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज. एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों? चलिए देखते हैं आंसर. फर्स्ट का आंसर है द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल इज ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब्स. सेकंड का आंसर है द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ बाय थिकनिंग इट्स लाइनिंग एंडोमेट्रियम एंड बिकम रिच इन ब्लड वेसल्स टू रिसीव एंड प्रोटेक्ट द नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो. सी का जो ऑप्शन है, व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है, द एग डीजनरेट एंड डाई, द थिकनिंग यूट्राइन लाइनिंग ब्रेक डाउन एंड शेड एज अ मेनस्ट्रुअल फ्लो थ्रू द विजाइना, जिसको हम मेनस्ट्रुअल साइकिल भी बोल देते हैं, ठीक है. और एम्ब्रियो कैसे नरिश होता है? द नरिशिंग ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स ब्लड थ्रू द स्पेशल टिश्यू कॉल्ड एज ए प्लेजेंटा. तो प्लेजेंटा क्या होता है बच्चों? एक फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है मदर और चाइल्ड के बीच में, जो बिना ब्लड को मिक्स हुए बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन और बाकी जितनी भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है वो सारी प्रोवाइड करता है. आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा. तो ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं, जैसे एक ही क्वेश्चन है, प्लेजेंटा का क्वेश्चन बार बार आता है, और एग इज़ नॉट फर्टिलाइज इफ़ नॉट व्हाट हैपन, एग इज़ फर्टिलाइज देन व्हाट हैपन, एग इज़ नॉट फर्टिलाइज देन व्हाट हैपन, ठीक है. तो ये वाला इसमें आपको लैंग्वेज लिखनी आनी चाहिए. आप अगर स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपको एक परफेक्शन मिलेगा. आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा. प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करते रहिए. थैंक यू.